अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम। हमने पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया था, ठीक है, कि वो कैसे है। और अब हम बात करेंगे यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं, ठीक है, कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। वहां से हमें ओवरऑल यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और ये प्रिंसिपल्स हमें यूएसए के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में नजर आते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स कौन से हैं? फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, वो ये है। पहला, पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी कि जो सोवरेनिटी है इट बिलोंग्स टू द पीपल, ठीक है, असल पावर लोगों के पास है, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें नजर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, कि यूएसए की गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, कांग्रेस, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट या बाकी सारी भी जुडिशरी, ठीक है। तो इस तरह ये 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ठीक है। और हमें ये सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर आती है। कुछ पावर्स कांग्रेस के पास हैं, कुछ प्रेसिडेंट के पास और कुछ सुप्रीम कोर्ट और बाकी जुडिशरी के पास, ठीक है। तो यूएसए के सिस्टम में हमें इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर आती है, ठीक है। फिर वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ठीक है। वो कैसे? कि वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस है, कि पावर सेपरेटेड तो है इन 3 डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है, किसमें? कांग्रेस, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में, ठीक है। अब इन तीनों ब्रांचेस में, ठीक है, 1 2 3 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अब सिर्फ डिवाइडेड ही नहीं है, सेपरेटेड ही नहीं है, बल्कि पावर एक दूसरे को चेक भी करते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखिए प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी के ऊपर कांग्रेस के भी कुछ चेक्स हैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के भी कोई चेक्स हैं, ठीक है। और उनको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे उनके चेक्स हैं इसके ऊपर। बट वहां पे ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ठीक है। फिर वहां पे जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जुडिशरी जो है, कांग्रेस कोई भी अगर लॉ पास करे, ठीक है, और जुडिशरी को लगे कि ये लॉ इन्होंने गलत पास किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करके उसको, उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। फिर वहां पे कॉन्सेप्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि आपके जो बाकी उसके गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो आपके सिटीजन्स के राइट्स हैं, ठीक है, आपके वो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फेयर ट्रायल, ठीक है। ये राइट्स आपके गवर्नमेंट आपसे नहीं छीन सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पावर्स जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। ये चीज़ भी हमें नजर आती है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर हमें फेडरलिज्म नजर आती है। फेडरलिज्म से क्या मुराद थी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इसमें कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और कुछ पावर्स आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास होती है, ठीक है। इस तरह यूएसए में कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है।
अब इसमें यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में हम सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और ये जुडिशियल रिव्यू, इसको स्पेसिफिकली यूएस के हिसाब से भी देखेंगे, बट इसे बाकियों के हिसाब से भी देखेंगे, बाकी कंट्रीज में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये कैसे यूज होता है वहां पे। इसमें पास्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। जुडिशियल रिव्यू होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए जो एपेक्स कोर्ट है, जो वो एक किसी लॉ को इंटरप्रेट करता है, ठीक है, उसको कंसीडर करता है, इस लॉ को चेक करते हैं, ठीक है, क्या ये सही है या गलत, ठीक है, और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिटरमिन करता है, ठीक है, कि क्या ये लॉ सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, या ये लॉ जो कांग्रेस ने पास किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये वाली जो पावर है जुडिशरी की, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर जुडिशरी को लगे कि कोई लॉ किसी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो मेंशन है चीज़ें, उनके अगेंस्ट है, ठीक है, तो जो आपकी जुडिशरी है उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए की जो कांग्रेस है, ठीक है, अगर वो कल को डिसाइड करे कि सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन लगाते हैं, ठीक है, कि वो कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर है कि वो ये रूल करें, ठीक है, कि ये वाला जो लॉ कांग्रेस ने बनाया है जिसमें न्यूज़पेपर्स के ऊपर बैन किया गया, ठीक है, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके ये लॉ अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, ठीक है। तो इस तरह ये पावर आपकी जुडिशरी के पास है। यूएसए की जुडिशरी के पास है, ठीक है। अल्ट्रा वायरीज ये क्या होता है, ठीक है। अल्ट्रा वायरीज होता है कि किसी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करना, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना, उसको अल्ट्रा वायरीज भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें दो टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरीज होते हैं, ठीक है। पहला होता है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरीज। इसमें क्या होता है कि जिसमें जो आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, ठीक है, जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट, ठीक है, वो कोई ऐसे लॉ बनाए, ठीक है, जिनकी उनको इजाजत नहीं दी गई, ठीक है, पार्लियामेंट की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे जो लॉज कोई वो बनाते हैं जिनकी उनको इजाजत नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायरीज, ठीक है। फिर इसमें दूसरी जो टाइप होती है वो होती है प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरीज। उसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको वो फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे कांग्रेस के पास, यूएस की कांग्रेस के पास ये अथॉरिटी तो है, ठीक है, कि वो लॉज पास कर सकती है, लेकिन वो कोई ऐसे लॉज अगर पास करे जो ऑलरेडी स्टैट्यूट्स के अगेंस्ट हैं, ठीक है, स्टैट्यूट्स यानी कि ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मौजूद हैं उनके अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो उनको जुडिशरी उनको भी इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल देखी थी यूएस कांग्रेस के लॉ को पास करने की एग्जांपल, ठीक है। तो ये दो तरह के अल्ट्रा वायरीज होते हैं, ठीक है।
और ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये पहली दफा इस्टेब्लिश कहाँ से हुआ था, ठीक है? ये शुरू शुरू में अराउंड 1803, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, यूएसए में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, और उस केस को कहते हैं मार्बरी वर्सेस मेडिसन, ठीक है। और उस केस में जो उस वक्त यूएसए का चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, जॉन मार्शल, उसने एक वर्डिक्ट, उसने अपना एक डिसीजन दिया था उस केस में, ठीक है, जिसमें उसने कहा था कि एन एक्ट ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉइड, ठीक है, यानी कि वो वॉइड है, अल्ट्रा वायरीज है, ठीक है, यानी कि जो बाकी दो ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव और कांग्रेस, इनकी कोई भी अगर एक्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरीज है, ठीक है। यहां से आपका जुडिशियल रिव्यू स्टैब्लिश हो गया था इस कोर्ट के डिसीजन के साथ। अब जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है? जजेस सिर्फ वो वाले लॉज रिव्यू कर सकते हैं या वो वाली गवर्नमेंट की एक्ट्स वो रिव्यू कर सकते हैं जिनको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अगर कोई चैलेंज ना करे तो उसको रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास या बाकी जुडिशरी के पास सू मोटो की पावर है, ठीक है, जिसमें कोई अगर चैलेंज ना भी करे तो फिर भी वो उसको टेकअप कर सकते हैं मैटर, ठीक है। एक ये लिमिटेशन है, ठीक है, कि कोई चैलेंज करे कोर्ट में तभी वो उसको टेकअप कर सकते हैं मैटर को। दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक दफा रूलिंग अगर हो गई, ठीक है, एक दफा रूलिंग हो गई, ठीक है, तो फिर जजेस को दूसरी ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्फोर्स देयर डिसीजन, ठीक है। जैसे देखें, वो पुलिस से कह सकते हैं, ठीक है, या कभी वो प्रेसिडेंट से कह सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें दूसरों के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। तीसरी लिमिटेशन ये है कि कोर्ट का काम डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है। जो लॉज है वो कोर्ट नहीं बना सकता, वो डिसीजन मेकिंग कोर्ट नहीं कर सकता। बस कोर्ट ये कर सकता है कि जो डिसीजंस बनाए गए हैं उनको क्या कि क्या ये डिसीजन सही है या इनको रिवोक करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड किंगडम में वहां पे क्या हिसाब है जुडिशियल रिव्यू का। वहां पे जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता। यूके में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, कि वो एक किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं है, बल्कि वो डिस्पर्स हुए ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और यूएस और यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई उनके जो प्रोविंसेस या स्टेट्स के पास कोई ऐसा पावर नहीं है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो यूके में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और वहाँ पे जो पार्लियामेंट है यूके का, उसके पास सारी की सारी पावर यूके के पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। वहां पे कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके, ठीक है। तो यूके में जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट नहीं करता। यूएसए की एग्जांपल देखते हैं। यूएसए में बिल्कुल है, जैसे हमने इसके प्रिंसिपल्स में अभी देखा कि वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी कांग्रेस की लेजिस्लेशन को कह सकता है कि ये अल्ट्रा वायरीज है, ये इनवैलिड है, ठीक है, वॉइड है।
इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, ठीक है। मार्बरी वर्सेस मेडिसन इसकी एग्जांपल है, रो वर्सेस वेड, ठीक है। मार्बरी वर्सेस मेडिसन की हमने बात की कि जिसमें ये एस्टेब्लिश हो गई बात जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। रो वर्सेस वेड में क्या हुआ था, उसमें ये हुआ था कि जो वुमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स मिल गए थे, यानी कि कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वुमेन अपनी मर्जी से जब चाहें अबॉर्शन करवा सकती हैं, ठीक है। ये वाला जो केस है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं, यानी जो सरकारी स्कूल हैं यूएसए में, वहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स में फर्क नहीं होगा, ठीक है। दोनों अलाउड होंगे, दोनों को एडमिट करेंगे स्कूल्स, ठीक है, और सेग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट हमें एग्जांपल्स मिलती हैं यूएसए की हिस्ट्री में जब जुडिशियल रिव्यू यूज हुआ है, ठीक है। जर्मनी में वहां पे क्या स्टेटस है, वहां पे स्पेशल उन्होंने कोर्ट्स बनाए हुए हैं जिनका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। उनका काम ही यही है, जुडिशियल रिव्यू करना, ठीक है। और वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में ये फर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको नॉर्मली, जैसे पाकिस्तान में, यूएसए में, पार्लियामेंट की 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए सिंपल आप 50% से ज़्यादा आपको वोट्स मिल जाएं तो आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया में क्या स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, वहां पे बहुत ज्यादा इंडिया की हिस्ट्री में टसल चलती रही पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, कि कितना स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का और उसकी कितना लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल 24th अमेंडमेंट जो पास हुई थी 1971 में, ठीक है, उसमें पार्लियामेंट को ये ऑथराइजेशन दी गई थी, ठीक है, कि वो कोई भी अमेंडमेंट को वो कर सकता है, चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है। लेकिन एक उसमें कंडीशन है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कुछ, उसकी कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, और वो अमेंडमेंट्स के थ्रू भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट पार्लियामेंट चेंजेस नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी सारी चेंजेस पार्लियामेंट कर सकती है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करेगी तो फिर जुडिशरी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो वहां पे काफी लिमिटेड है जुडिशियल रिव्यू। पाकिस्तान में क्या हिसाब किताब है, पाकिस्तान में हमारा जो लेजिस्लेचर है इसकी पावर के ऊपर लिमिटेशंस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर्स को, हमारी असेंबलीज की पावर को, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट की पावर को लिमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है, जो किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये भी पार्लियामेंट के ऊपर लिमिटेशन है। अगर वो बनाए तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। फिर आर्टिकल 227 है, ये कहता है कि कोई भी लॉ इस्लाम की टीचिंग्स के अगेंस्ट नहीं बना सकते, ठीक है, ये भी है लिमिटेशन। फिर किस तरह से जुडिशियल रिव्यू होता है पाकिस्तान में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 199 है, ठीक है, ये कहता है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल नंबर 184(3), ये क्या कहता है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सू मोटो पावर है, ठीक है, यानी कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकता है। काफी ज्यादा पावर है जुडिशियल रिव्यू की।
अब इसमें डिफरेंट रेट्स होती हैं, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू में ये 5 डिफरेंट इसकी रेट्स होती हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, एक होती है आपकी रिट ऑफ मैंडेमस, ठीक है। ये क्या होती है, कि जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई काम उसे करना चाहिए था, ठीक है, जो उसके ऊपर लाजिम था कि वो कोई काम करे, और उसने वो काम नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, ठीक है, या कोई भी और, ठीक है, उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ये उन्हें कहता था कि आपने ये वाला काम करना है और उन्होंने नहीं किया, ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करके उनको कह सकता है कि आप ये काम करें, ठीक है। तो ये होती है रिट ऑफ मैंडेमस। फिर होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। वो क्या होती है कि कुछ चीज़ों से लॉ ने उनको मना किया हुआ है, पब्लिक अथॉरिटीज़ को, कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर जिन कामों के लिए मना किया हुआ है, अगर वो काम वो करेंगे, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज़, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या बाकी जुडिशरी उनको कह सकती है कि ये काम आप ना करें। फिर होती है रिट ऑफ सर्श्योरराय, ठीक है। ये क्या होती है, कि अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर अथॉरिटी का, यानी कि लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो डिसीजन देख सकता है कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है, ठीक है। अगर सही नहीं है तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकता है कि ये वाला डिसीजन आप, ये इनवैलिड है, अल्ट्रा वायरीज है, ठीक है। तो इसको भी कहते हैं। फिर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है। ये क्या होती है कि कोर्ट कह सकता है कि किसी भी अगर पर्सन को आपने डिटेन किया, ठीक है, उसको हवालात में आपने बंद किया, ठीक है, तो कोर्ट ये कह सकता है कि उस बंदे को आप प्रेजेंट करें कोर्ट के सामने, ठीक है, और वैलिड रीजन बताएं कि आपने उसको क्यों डिटेन किया, ठीक है। ये भी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। फिर एक और है रिट ऑफ को वारंटो। ये क्या होती है, इसमें ये होता है कि जिस पर्सन के पास पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, तो वो ये शो करे कि किस अथॉरिटी के तहत उसने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट उसे कह सकती है कि भाई आपने ये वाला ऑफिस होल्ड किया हुआ है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये भी, इसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये था ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, फिर हमने देखा कि ये किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में इसका क्या स्टेटस है। फिर हमने डिफरेंट रेट्स देखी, ठीक है, जिनके जरिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं कि यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या रोल रहा है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन में। उस रोल को हम देखते हैं। कोर्ट्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी एवोल्यूशन में, ठीक है। यानी कि जैसा वो बना था 1789 में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब से लेके अब तक जो उसमें चेंजेस हुई हैं, ठीक है, उन चेंजेस में और उसकी एवोल्यूशन में यूएस के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम रोल है। वो कैसे अहम रोल है उसकी हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पहला जो आपका केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन, उसने एस्टेब्लिश कर दी जुडिशियल रिव्यू की पावर। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी एक्ट एग्जेक्टिव की या कांग्रेस की, यानी कि प्रेसिडेंट की या कांग्रेस की, जो लगे
सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट वाज अनेबल टू बिकम द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी काम हो रहा है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू वो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंटली वहां पे जुडिशियल रिव्यू यूज होता है, ठीक है। जैसे कि 1937 में सुप्रीम कोर्ट ने 70 फेडरल लॉज को और 300 स्टेट लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर किया था। इतना ज्यादा वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि एक तरह से ये बैलेंसिंग व्हील है सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए के सिस्टम में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इन द एवोल्यूशन ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसको काफी ज्यादा पावर्स दी हैं, ठीक है। किसके तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स के तहत, ठीक है। यानी कि वो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली तो नहीं दी हुई एग्जेक्टिव को, यानी कि प्रेसिडेंट को, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है, ठीक है, उसके पास होना, एग्जेक्टिव के पास होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं उनको रिमूव करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव को दे दी थी, यानी कि प्रेसिडेंट को दे दी थी। टर्मिनेट वॉर करने की पावर भी सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव को यानी कि प्रेसिडेंट को दे दी थी। इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली नहीं कहा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये जरूरी और प्रॉपर है कि ये पावर एग्जेक्टिव के पास हो, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट थ्रू आउट हिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिसीजंस दिए जिनकी वजह से एग्जेक्टिव की पावर इनहेंस हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक और रोल भी रहा है अमेरिकन हिस्ट्री में कि इट हैज बीन अ कस्टोडियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। वो कैसे? कि जैसे आप देखें ये वाला केस था ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड। इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, और ये हम किस चीज की एग्जांपल देख रहे हैं कि जब तक यूएसए का सुप्रीम कोर्ट भी ब्लैक्स के अगेंस्ट था और रेसिज्म को सपोर्ट कर रहा था तब तक आपकी रेसिज्म चलती रही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसके एंटी रेसिज्म हो गया तब काफी ज्यादा आपको जो है ब्लैक्स को फ्रीडम मिल गई, बहुत ज्यादा उनको सिविल लिबर्टीज मिल गई, ठीक है। पहले कैसे उनके अगेंस्ट था? ये देखें ये वाला जो केस था ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ब्लैक्स हैं उनके पास सिटीजनशिप भी नहीं है और उनके पास बेसिक राइट्स भी नहीं है, ठीक है। फिर जो दूसरा केस था प्लेसी वर्सेस फर्गुसन, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें अलाउ किया गया था कि रेशली सेग्रीगेटेड जो अकोमोडेशंस हैं और जो फैसिलिटीज हैं वो अलहदा होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक्स की अलहदा हो, ठीक है, उनके बीचेस रेस्टोरेंट्स अलहदा हो और वाइट्स के अलहदा हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये डिस्क्रिमिनेशन की थी, ठीक है। फिर जब लिबरल रूलिंग्स आई, ठीक है, ज़्यादा सिविल लिबर्टीज वो भी कोर्ट्स ने अलाउ की। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जैसे हमने डिस्कस किया, कोर्ट ने कहा कि पब्लिक स्कूल्स में कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी, ब्लैक्स और वाइट्स इकट्ठे पढ़ेंगे, ठीक है। लविंग वर्सेस वर्जीनिया वाला ये जो केस है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट लॉज हैं जो इंटर रेशियल मैरिजेस को बैन करते हैं, यानी कि ब्लैक्स और वाइट्स आपस में शादियां नहीं कर सकते, इसके ऊपर जो स्टेट्स ने लॉज बनाए हुए वो सारे लॉज इनवैलिड हैं, ठीक है। तो इस तरह देखिए ब्लैक्स को फिर काफी ज्यादा फ्रीडम्स दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस हैं
और जुडिशियल फिलॉसफीज हैं, ठीक है। इसमें एक होती है आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि आप जुडिशरी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू को यूज़ कर रही हो, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका रोल है उसको उससे भी काफ़ी ज़्यादा वो एक्सीड कर रही हो, ठीक है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब है कि वो जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जुडिशरी का जो रोल है वो उसके अंदर ही हो, ठीक है, ज़्यादा वो एक्सीड ना कर रही हो उसे, ठीक है। फिर इसमें होता है लूज कंस्ट्रक्शनिज्म वर्सेस स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है। लूज कंस्ट्रक्शनिज्म में वो उसको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को लिबरली उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, कि यानी कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल समझते हैं। स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनिज्म में उसको लिटरली इंटरप्रेट करते हैं कि जिस तरह उसमें कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह हमने उसको, जजेस कहते हैं हमने उसको उसी तरह इंटरप्रेट करना है, ठीक है। फिर एक होता है लिविंग डॉक्यूमेंट वर्सेस ओरिजिनल इंटेंट, ठीक है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, उसमें आप चेंजेस करें ताकि वो चेंजेस सर्कमस्टांसेस के साथ साथ इवॉल्व हो। ओरिजिनल इंटेंट का मतलब होता है कि जो यूएस के फाउंडिंग फादर्स का जो इंटेंट था जिसकी वजह से उन्होंने कोई लॉ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने उसके मुताबिक फैसला करना है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के मुताबिक नहीं, बल्कि उनके ओरिजिनल इंटेंट के मुताबिक, ठीक है। तो ये वहाँ पे डिफरेंट फिलॉसफीज हैं। और इसकी वही डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यूएस की हिस्ट्री में डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट्स आए, ठीक है, कोई बिलीव करते थे जुडिशियल एक्टिविज्म में, लूज कंस्ट्रक्शनिज्म में और लिविंग डॉक्यूमेंट में, यानी उसको थोड़ा आप लिबरली इंटरप्रेट करें और बहुत ज़्यादा सोमोटो लें और कॉन्स्टिट्यूशन में रोल प्ले करें उसको इवॉल्व करने में, ठीक है। तो यूएस की हिस्ट्री में कुछ कोर्ट्स ऐसे आए, ठीक है, और दूसरे कुछ कोर्ट्स इस तरह के भी आए, ठीक है, जो जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते थे, ठीक है, और ओरिजिनल इंटेंट वाली फिलॉसफी के ऊपर बिलीव करते थे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं। इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, यानी आप देखें जो आपका लेजिस्लेचर है उसके पास तो पावर होना बनती है, ठीक है, क्योंकि उसको आपके लोगों ने इलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को जो इतना ज्यादा पावर देते हैं, ठीक है, और सिर्फ 9 जजेस होते हैं यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और वो लोग इलेक्टेड ही नहीं होते, ठीक है, तो अनइलेक्टेड लोगों को आप इतना ज्यादा जो पावर दे रहे हैं, सो दिस इज अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। एक इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है। दूसरी क्रिटिसिज्म ये है कि प्रोसीजरल लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यानी कि इसमें आमतौर के ऊपर 9 टोटल जजेस हैं यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के। अगर किसी डिसीजन के ऊपर 5 जजेस उसके फेवर में चले जाएं तो वो डिसीजन फिर अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें कि 4 जजेस अगर एक तरफ हैं, ठीक है, 4 जजेस दूसरी तरफ हैं, तो फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सिर्फ एक बंदे के पास आ जाती है, वो जिस तरफ जाएगा वही डिसीजन आ जाएगा, ठीक है, वो चाहे तो जो मर्जी लॉ स्ट्राइक डाउन कर दे, ठीक है। तो ये भी इसमें एक मसला है। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है जुडिशियल वीटो का, ठीक है, कि ये भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि कोई भी जो पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कांग्रेस में, ठीक है, वो जो मर्जी लॉ बनाए, ठीक है, अगर जजेस को लगता है, जजेस की अक्ल को, जजेस की रीजन को ये लगता है कि ये जो लॉ है ये सही नहीं है, तो उसको वीटो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात हुई, ठीक है, कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एक लॉ बनाए, ठीक है, और जजेस को ये समझ आए कि नहीं ये लॉ गलत है तो वो उसको वीटो कर लें, ठीक है, तो इसके ऊपर ये भी क्रिटिसिज्म है।
फिर पोलिटिसाइजेशन और कंजर्वेटिज्म, ये भी क्रिटिसिज्म है। वो कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हिस्ट्री में प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया यूएसए में, ठीक है। और इनकम टैक्स के अगेंस्ट जो लॉज हैं, ठीक है, मिनिमम वेज वाले जो लॉज हैं, ठीक है, यानी जिन लॉज में कहा जाता है कि रिच के ऊपर आप ज़्यादा टैक्सेस लगाएं, मिनिमम वेज जो लेबरर्स की है उसको आप इंक्रीज करें, या जो वर्कर्स के आवर्स हैं, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, उनको आप लिमिट करें। तो इस तरह के जो लॉज हैं, ठीक है, उनको अक्सर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया, ठीक है। तो वहां से शो होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यूएसए का, वो काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव है रादर देन बीइंग लिबरल, ठीक है, कि वो मजदूरों को ज़्यादा उनके वेलफेयर के लिए काम करता, ठीक है, और रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस करता नहीं, बल्कि वो कंजर्वेटिव है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो ये है आपकी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म, जुडिशियल रिव्यू के ऊपर कि इसके क्या मसाइल हैं, ठीक है। इससे पहले हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू वो वाला कंसेप्ट देखा, फिर हमने देखा कि कैसे यूएसए की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोल अदा किया। उसमें हमने देखा कि कैसे जो पावर्स डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव को दे दी, ठीक है। और भी हमने देखा, ठीक है, कि किस तरह उसने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी एवोल्यूशन में पार्ट प्ले किया, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह सिविल लिबर्टीज जो थी, यानी पहले ब्लैक्स के पास नहीं थी, फिर ब्लैक्स को सिविल लिबर्टीज देने में भी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम रोल था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट जो फिलोसफीज हैं, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रेस्ट्रेंट और बाकी जो फिलोसफीज हैं, वो हमने देखी कि वो क्या होती हैं। कुछ कोर्ट्स यूएसए की हिस्ट्री में एक को बिलीव करते थे, कुछ दूसरी को बिलीव करते थे, ठीक है। उनकी हमने एग्जाम्पल्स देखी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए यूएसए की हिस्ट्री में, ठीक है। और फिर हमने उसकी क्रिटिकल एनालिसिस की कि इसमें क्या मसाइल हैं जुडिशियल रिव्यू में, एंटी डेमोक्रेटिक है, ठीक है, एंड सो ऑन, और जो मसले हैं इसमें। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी हम यूएसए के ही कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हैं, और उसका एक और टॉपिक हम आज कवर करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले कि यूएसए में जो पावर्स हैं वो तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ठीक है। लेजिस्लेटिव में, यानी कि कांग्रेस के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ पावर्स एग्जेक्टिव के पास हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, और कुछ पावर्स जुडिशरी के पास हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो उनके कोर्ट्स हैं उनके पास, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें नजर आती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं। अब इसमें ये बात है कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, क्योंकि वो है भी सही, ठीक है। लेकिन वो इस वजह से पावरफुल है क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ठीक है। अगर ये देखा जाए कि अमेरिका की अपनी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है अमेरिका के अंदर, उसमें से अमेरिकन प्रेसिडेंट को कितना शेयर दिया जाता है, तो वो हम देखते हैं कि वो उसे जो शेयर मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। क्योंकि उसकी पावर के ऊपर कांग्रेस के बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़्यादा चेक्स होते हैं, ठीक है।
और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर जो है इंक्रीज हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी हमने देखा था कि उसने भी काफी सारा पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट को दी थी, ठीक है। कौन सी पावर्स दी थी? पावर टू रिमूव फेडरल ऑफिशियल्स, ठीक है, और पावर टू टर्मिनेट वॉर फॉर एग्जाम्पल। ये वाली पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये भी पावर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। और इसी तरह कांग्रेस ने भी बहुत ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दी। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि जब एफडीआर प्रेसिडेंट था, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, 1933 में, तो कांग्रेस ने उसको इजाज़त दी थी कि वो डॉलर का गोल्ड कंटेंट उसको जो है कम कर दे, ठीक है। ये पावर भी एज एन एग्जाम्पल कांग्रेस ने उसको दी थी, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी पावर्स उसकी इंक्रीज हुई हैं हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट की। तीसरा एक और रीज़न की वजह से भी उसकी पावर्स इंक्रीज हुई हैं, वो कैसे? थ्रू यूजेज एंड कन्वेंशंस, ठीक है, कि क्योंकि उसने वो पावर्स यूज़ की हैं, ठीक है, तो बस ये अब कन्वेंशन बन गया कि बस ये तो ऐसे ही होता है और प्रेसिडेंट ये वाली पावर भी यूज़ करता होता है, बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में वो ना कहा हो क्लियरली, ठीक है। इस तरह यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर्स इंक्रीज हुई हैं हिस्टोरिकली, ठीक है। फिर उसकी जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, ठीक है, वो क्या? यूएसए के प्रेसिडेंट की एग्जेक्टिव पावर्स क्या है? सबसे पहले तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, ठीक है। सारे जो एक्शंस हैं वो उसके नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। और सारे जो लॉज हैं वही एग्जीक्यूट करता है, पूरे मुल्क को चलाता वही है, ठीक है। उसका इंचार्ज वही है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो एक तो उसका ये उसकी पावर है, एग्जेक्टिव पावर। दूसरी उसकी एग्जेक्टिव पावर है कि वो कमांडर इन चीफ है, कि आर्मी जो है उसके अंडर है, ठीक है। पावर टू डिक्लेयर वार जो है वो इन थ्योरी तो कांग्रेस के पास है, लेकिन फिर भी अक्सर हम देखते हैं यूएस का प्रेसिडेंट भी अपनी मर्जी से वो कर देता है वॉर स्टार्ट, ठीक है। जैसे ट्रंप ने उसके ईरान का जो कमांडर है कासिम सुलेमानी, उसके ऊपर अटैक ऑर्डर कर दिया था, ठीक है। और वॉर को टर्मिनेट करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। तो इस तरह वो कमांडर इन चीफ भी है। और उसकी हमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, किस तरह वो उसने वॉर स्टार्ट भी की और उसको टर्मिनेट भी किया, ठीक है। फिर फॉरेन रिलेशंस में भी यूएसए के प्रेसिडेंट की काफ़ी पावर्स हैं। वो कैसे? ठीक है, कि फॉरेन रिलेशंस में वो रिप्रेजेंट करता है यूएसए को, ठीक है। जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है वो भी आपका प्रेसिडेंट फॉर्मुलेट करता है, ठीक है। सारे जो आपके डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट विद द कंसेंट ऑफ इसकी अप्रूवल देनी होती है, फिर वो अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो ट्रीटीज निगोशिएट भी कर सकता है, ठीक है, फॉरेन स्टेट्स के साथ अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे ओबामा ने ईरान न्यूक्लियर डील ईरान के साथ निगोशिएट की, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट बनाया यूएसए को, ठीक है। बट इन ट्रीटीज को जरूरी है, ये जो फॉरेन ट्रीटीज हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएसए का जो सेनेट है उसकी 2/3 मेजोरिटी उनको रेटिफाई करे, ठीक है। तो एक तरह से उसके ऊपर एक ये चेक भी है, चेक्स एंड बैलेंसेस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पास अपॉइंटमेंट की पावर्स हैं, ठीक है, उसके एग्जेक्टिव पावर्स में अपॉइंटमेंट की भी पावर्स हैं। जो आपके देखें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। बट सेनेट उनको अप्रूव करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस फिर हमें नजर आता है। उसके अलावा जो आपके फेडरल ऑफिशियल्स हैं सिविल सर्विस के, ठीक है, उनको कौन अप्रूव उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। और उनको रिमूव करने की भी पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। जो फेडरल ऑफिशियल्स सुपीरियर सर्विसेज वाले हैं उनको जब वो अपॉइंट करता है उसके लिए उसको सेनेट का अप्रूवल चाहिए होता है, बाकियों के लिए उसे अप्रूवल भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़्यादा उसके पास पावर्स हैं। तो ये है उसकी एग्जेक्टिव पावर्स डिफरेंट, ठीक है। फिर उसकी हैं कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में उसकी वीटो पावर है, ठीक है, कि कांग्रेस कोई भी लॉ अगर पास करे तो प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, ठीक है। 3 तरीकों से उसको वीटो कर सकते हैं, यानी उसको वो क्या है कि ये लॉ
सही नहीं है। वो मतलब कोई भी बिल अगर उसके पास आया, ठीक है, तो उस बिल को वो कह सकता है कि ये वाला जो बिल है ये ठीक है, उसको अप्रूव भी कर सकता है, ठीक है, या वो उसको पॉकेट वीटो कर सकता है। पॉकेट वीटो में ये होता है कि वो बिल को रिजर्व कर ले अपने पास, ठीक है, और कांग्रेस जो है वो एडजर्न हो जाए, ठीक है, यानी उसका सेशन जो है एंड हो जाए, ठीक है, और 10 दिन उस बिल को गुजर जाए, ठीक है, तो इस तरह वो बिल ऑटोमेटिकली वीटो हो जाता है। तीसरा रेगुलर वीटो होता है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट कोई भी बिल कांग्रेस ने पास किया, प्रेसिडेंट कहे कि नहीं, उसको वापस भेज दे, उसको रिजेक्ट कर दे, कांग्रेस के पास उसको वापस भेज दे। और फिर वो बिल कैसे पास होता है कि दोनों हाउसेज में, देखें, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और सेनेट में कांग्रेस को 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, तब जाके वो बिल पास होता है, ठीक है। तो फिर बहुत मुश्किल से वो पास होता है अगर प्रेसिडेंट वीटो कर ले, तो वीटो पावर उसके पास बहुत है। यहाँ पे मैं देखिए उसकी चेक हमें नजर आ रहा है, कांग्रेस के ऊपर एक चेक है प्रेसिडेंट का। फिर उसके पास पावर ऑफ मैसेजेस होती है कि वो कांग्रेस को मैसेजेस भेज सकता है कि इसके ऊपर आप लेजिस्लेशन करें, ठीक है। जैसे मनरो था आपका, जेम्स मनरो प्रेसिडेंट, वो भी उसने ऐसे ही किया मनरो डॉक्ट्रिन में, ठीक है। फिर जो आपका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था, ठीक है, उसने भी अपने जो न्यू डील के प्रोग्राम्स हैं इसी तरह एक्सेप्ट, ये पावर भी है उसके पास। फिर उसके पास तीसरी पावर है पेट्रोनेज की, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने देखा था फेडरल ऑफिशियल्स कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो कांग्रेस वाले ये बहुत ज्यादा फिर ख्याल करते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे काम आएगा, ठीक है, हमारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को वो फेडरल ऑफिशियल अपॉइंट कर देगा अगर हम उसकी बात मान लें और ये लॉ पास कर दें, ठीक है। तो ये भी पावर है उसके पास। फिर उसके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की भी पावर है। कांग्रेस जो लॉ पास करती है, ठीक है, वो एक ब्रॉड उसमें पास करती है, ठीक है, ज्यादा वो डिटेल्स में नहीं जाती उस लॉ में, ठीक है। तो जो डिटेल्स हैं वो आपका प्रेसिडेंट फिल इन करता है, ठीक है। तो ये पावर भी उसके पास है। इस तरह से वो लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करता है। फिर वो स्पेशल सेशन भी कॉल कर सकता है कांग्रेस का, ठीक है, जब उसका दिल करे, ठीक है, जैसे वुडरो विल्सन ने किया था 1913 में, और लॉज उन स्पेशल सेशन में पास पास हुए थे। पब्लिक ओपिनियन को भी अपील कर सकता है कांग्रेस, उसकी अगर बात ना माने तो, क्योंकि प्रेसिडेंट आपका बहुत पॉपुलर होता है जैसे ट्रम्प था या ओबामा था, तो पब्लिक को कह सकता है कि देखें ये लोग गलत हैं और ये मेरी बात नहीं मान रहे और इस तरह, तो फिर उनके लिए, कांग्रेस के मेंबर्स के लिए अगले इलेक्शंस में इलेक्ट होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर भी वो यूज कर सकता है। और भी उसकी इसी तरह कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं, और फिर उसकी जुडिशल पावर्स हैं। जुडिशल पावर्स कैसे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के बंदे हैं, टॉप जुडिशरी, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट, ठीक है। और उसके पास पार्डन की पावर है, ठीक है, कि वो जिस मर्जी बंदे को पार्डन कर दे, ठीक है, उसकी सजा माफ कर दे, उसकी सजा कम कर दे, ठीक है, ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। उसके पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी आ जाती हैं, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 थी आपकी। वर्ल्ड वॉर 2 में जो उस वक्त प्रेसिडेंट था, उसने बहुत ज़्यादा फिर पावर्स एज्यूम कर ली थी, ठीक है। इब्राहम लिंकन ने भी, जब आपका वो था सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में, तब भी उसने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पावर्स भी एज्यूम कर ली थी। तो उनके पास इस तरह की इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। फिर अगर हम इसकी एक क्रिटिकल एनालिसिस करें और इसके ऊपर अपना ओपिनियन दें, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट पावरफुल है, लेकिन वो इस वजह से है क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हम उसको इस तरह देखें कि क्या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन द यूएसए, उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास क्या बहुत ज्यादा पावर्स हैं, द आंसर इज नो, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो इस तरह से वो पावरफुल नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से पावरफुल है क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ठीक है। फिर अगर ओवरऑल एक अमेरिका के सिस्टम के ऊपर बात की जाए, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, तो इसका एक नुकसान ये होता है कि इससे आपका जो सिस्टम है
वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट कांग्रेस की बात को ब्लॉक कर रहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। इन दोनों की बातों को सुप्रीम कोर्ट ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। तो कोई काम बड़े मुश्किल से होता है, इस तरह के मसले हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डेडलॉक्स हो जाते हैं। यूके में जहाँ इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, वहां पे आपके काम बड़े तेजी से होते हैं, बड़े एफिशिएंटली होते हैं, ठीक है। तो अमेरिकन सिस्टम का ये एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। तो ये था हमारा अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चन हैं, या इससे पहले जो हमने डिस्कस किया जुडिशियल रिव्यू, उसके ऊपर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो काइंडली डू आस्क। यू वेलकम। चलिए, आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, उम्मीद है आप लोगों को। अच्छा, काइंडली एक्सप्लेन अल्ट्रा वायरीज। अल्ट्रा वायरीज सिंपल है, इसका मतलब है इनवैलिड, ठीक है। कि जब जुडिशियल रिव्यू हो, ठीक है, जुडिशरी रिव्यू करे और कोई लॉ वो समझे कि जो कांग्रेस ने पास किया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको कह देगी, ये रिजेक्ट कर देगी, उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। उसी को हम अल्ट्रा वायरीज कहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।